भाइयों, ये आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल सविंदर सिंह की ये पुस्तक। ठीक है, तो अब देखिए डॉक्टर सविंदर सिंह MID फिल इलाहाबाद, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफी। चलिए इसमें जो है, इसमें कुल चैप्टर जो है 45 चैप्टर हैं। तो अब शुरुआत आज से करेंगे। और देखिए वायुमंडल तमाम चीज़ें हैं। तो पहला है, इसका पहला भौतिक भूगोल विषय है। तो पहले फर्स्ट चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो प्रथम चैप्टर क्या है? भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की प्रधान तथा सर्वप्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल सामाजिक विज्ञानों खासकर मानव एवं सांस्कृतिक भूगोल की आधारशिला है। भौतिक भूगोल की प्रकृति का तात्पर्य उसके विषय स्वरूप से है, जिसके अंतर्गत निम्न पक्षों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। भौतिक भूगोल की प्रकृति, भौतिक भूगोल की अवधारणा तथा परिभाषा, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल का विकास, भौतिक भूगोल का महत्व, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भौतिक भूगोल अवधारणा तथा परिभाषा। भौतिक भूगोल क्या है? भूविज्ञानों अर्थ साइंस के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वित रूप है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण के संघटकों यथा स्थल, जलवायु एवं जीव का क्रमबद्ध अध्ययन है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, हिममंडल तथा जैवमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन है। भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूविज्ञानों के आधारभूत सिद्धांतों के अलावा भौतिक पर्यावरण एवं मानव के क्रियाकलापों के अंतर संबंधों को भी अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त अवधारणाओं के आधार पर भौतिक भूगोल की सविंदर सिंह कहते हैं कि भौतिक भूगोल पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल का व्याख्यात्मक विवेचन किया जाता है। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र तथा विकास। भौतिक भूगोल के उपयुक्त अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट एवं परिभाषाओं से भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। तो इसके अंतर्गत पृथ्वी के निम्न 5 संघटकों तथा उनसे संबंधित विज्ञानों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण एवं मनुष्यों के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य पारस्परिक अंतर क्रियाओं इंटरेक्शंस एवं उनके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। स्थल मंडल को कहते हैं भू आकृति विज्ञान, जलमंडल को समुद्र विज्ञान, हिममंडल को हिम विज्ञान, वायुमंडल को जल विज्ञान, वायुमंडल को जलवायु विज्ञान, जैवमंडल को जैव भूगोल कहते हैं। तो उपर्युक्त संघटकों तथा उनसे संबंधित विज्ञानों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। इन विषयों का तथा विज्ञानों की विकासीय दशाओं का भी उल्लेख किया जा रहा है। स्थल मंडल भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत स्थल मंडल लिथोस्फीयर के उच्चावचों, उनके निर्माणक प्रक्रमों अंतर्गत एवं बाह्यजात बलों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान मुख्य रूप से स्थल रूपों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत भूपटल एवं सागर नितल के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले उच्चावाचों स्थल रूपों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावाच स्थल रूप महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, इनके वितरण की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच स्थल रूप पठार, पर्वत, झील, मैदान, भ्रंश आदि की विशेषताओं एवं उत्पत्ति कारकों, अंतर्जात बलों की क्रिया विधियों का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उच्चावाच वहीजात प्रक्रमों यथा बहता जल, सरिता, सागरीय तरंगे, भौमजल, पवन, हिमनद एवं परहिमनी के द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का विकास निम्न चरणों में संपन्न हुआ है। प्रारंभिक काल स्थल रूपों का प्रारंभिक अध्ययन ग्रीस, यूनान तथा मिस्र में 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। इस क्षेत्र में हेरोडोटस, अरस्तु एवं स्ट्रैबो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आकस्मिकवाद या प्रलयवाद। इस काल में त्वरित, शीघ्र या अचानक घटित होने वाली घटनाओं तथा ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, बाढ़ आदि के अध्ययन को ही महत्व दिया गया। एक रूपतावाद, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म,
ब्रिटिश भूविज्ञानी जेम्स हटन 1726 से 1726 से 1797 ईस्वी ने एक रूपतावाद के सिद्धांत का निम्न दो प्रमुख संकल्पनाओं के आधार पर प्रतिपादन किया। वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। न आदि का पता है और न अंत की आशा। नो वेस्टिज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रॉपर ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। आधुनिक भूआकृतिक चिंतन का विकास। यूरोपियन संप्रदाय। प्लेस्टोसीन हिमकाल तथा हिमानी अपरदन, सागरीय अपरदन, कार्स्ट स्थलाकृत एवं मरुस्थलीय स्थलाकृत के अध्ययन के उल्लेखनीय योगदान किए गए। लुइस अगासिज, डी कारपेंटियर, स्मार्क, जेम्स गिकी, एल्बर्ट पेंट, वाल्टर पेंट, पेंक, ब्रुकनर, जे वाल्टर पर्सेज आदि ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया। अमेरिकन संप्रदाय यानी अमेरिकन स्कूल। जॉन पावेल, अपरदन का आधार तल। जीके गिलबर्ट, स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित कई नियम, गतिक संतुलन आदि का प्रतिपादन। जेम्स मैरिस डेविस, भौगोलिक चक्र, अनाच्छादन कालक्रम, अपरदन का सामान्य चक्र आदि ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के प्रथमार्ध में उल्लेखनीय योगदान किया। तीसरा, 20वीं सदी में भू आकृति विज्ञान का विकास। डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र अपरदन चक्र के आधार पर लगभग सभी स्वाकृतिक प्रक्रमों, सागरीय तरंग, वायु, भूमिगत जल, हिमानी एवं पर हिमानी द्वारा अपरदन चक्र का निम्न विज्ञानों द्वारा प्रतिपादन किया गया। डेविस शुष्क अपरदन चक्र डेविस 1903, 1905, 1930। हिमानी अपरदन चक्र डेविस 1900, 1906। सागरीय अपरदन चक्र डेविस 1912, जॉनसन 1919। कार्स्ट चक्र बीदी 1911, स्विजिक 1948। पर हिमानी अपरदन चक्र पेल्टियर 1950। डेविस के अपरदन चक्र तथा स्थल रूपों के विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं हुई तथा उनमें संशोधन सुझाए गए। यथा भूआकृतिक सिस्टम वाल्टर पेंक 1924, पेनप्लेनेशन चक्र CH क्रिकमे 1933, पेडिप्लेनेशन चक्र LC किंग 1948, भूआकृतिक सिस्टम LC किंग 1953, 1962, 1963, 1967। सवाना अपरदन चक्र पुग 1966। समय के परिवेश में स्थल रूपों के विकास की क्रमिक विकासीय अवस्था के विपरीत गतिक संतुलन सिद्धांत का जीके गिलबर्ट, जेटी हैक, N स्टालर आदि द्वारा प्रतिपादित किया गया। सन 1950 से स्थल रूपों एवं उनके निर्माणक भूआकृतिक प्रक्रमों के अध्ययन में जनरल सिस्टम थियरी के आधार पर प्रतिरूपों मॉडल्स का प्रयोग प्रारंभ हो गया। स्थल रूपों के विकास से संबंधित कई भव्याकृतियां का सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। यथा गतिक संतुलन सिद्धांत जेटी हैक, भूआकृतिक सीमांत सिद्धांत स्टेनली सूम, विवर्तन स्थल रूप सिद्धांत मोरिसावा, खंडकालिक अपरदन सिद्धांत स्टेनली सूम। जलवायु भूआकृतिक विज्ञान, क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, आकारजनक प्रदेश, मोनोजेनेटिक रीजन्स, व्यवहारिक भूआकृतिक विज्ञान, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, मानवजनिक भूआकृति विज्ञान, एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी, नगरीय भूआकृति विज्ञान, अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृतिक अपरदाएं, जियोमॉर्फिक हजार्ड्स आदि भूआकृतिक विज्ञान की नई उपशाखाओं का विकास हुआ। जलमंडल समुद्र विज्ञान। जलमंडल हाइड्रोस्फीयर या सागरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जलमंडल के वितरण, उत्पत्ति, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, जैविक पक्षों, महासागरीय गतिविधियों, महासागरीय धाराएं तथा ज्वार भाटा, सागरीय संसाधनों आदि का अध्ययन किया जाता है।
समुद्र विकास की निम्न प्रमुख शाखाएं हैं। भौमिकीय समुद्र विज्ञान, इसके अंतर्गत निम्न का अध्ययन किया जाता है। सागर नितल की विशेषताओं, महासागरीय बेसिन की उत्पत्ति, प्लेट संचलन तथा सागरीय तली का प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागरीय अवसाद, सेडिमेंट तथा निक्षेप आदि। भू आकृतिक समुद्र विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजिकल ओशियनोलॉजी, इसके अंतर्गत निम्न का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। सागरीय तरंगों द्वारा तटीय अपरदन की क्रियाविधियाँ एवं उनसे उत्पन्न अपरदन एवं निक्षेप जनित स्थल रूप। भौतिक समुद्र विज्ञान, भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय जल के भौतिक गुणों यथा सागरीय जल का तापमान एवं घनत्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक समुद्र विज्ञान, इसके अंतर्गत सागरीय लवणता के आधार पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि यह सागरीय जल के घनत्व, सागरीय जल की गतियों, वाष्पीकरण प्रक्रिया तथा सागरीय जीवों को प्रभावित एवं नियंत्रित करती है। गतिक समुद्र विज्ञान, डायनामिक ओशियनोलॉजी, प्रमुख विषय सागरीय तरंगों एवं महासागरीय धाराओं, ज्वार भाटा, सुनामी, ज्वारी एवं तूफान तरंगों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। जैव समुद्र विज्ञान, बायोलॉजिकल ओशियनोग्राफी, इसके अंतर्गत निम्न के अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। सागरीय पौधों, सागरीय जंतुओं, सागरीय सूक्ष्मजीवों की विशेषताओं एवं उनका वितरण, सागरीय आवास, हैबिटेट, सागरीय तरभूमि, वेटलैंड, सागरीय बायोम, सागर परिस्थितिकी उत्पादकता आदि। आर्थिक समुद्र विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवी संसाधनों, खनिज संसाधनों, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा बायोमास ऊर्जा के वितरण, भंडारण एवं विदोहन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान का विकास, होमर 1000 ईसा पूर्व से हेकाटियस 500 ईसा पूर्व के काल की उपलब्धियां निम्नवत रही। रूम सागर के विषय में ज्ञान, पाइथस द्वारा ज्वार का अध्ययन, टालमी द्वारा विश्व के मानचित्र का प्रस्तुतिकरण आदि। अंधयुग, द्वितीय सदी के ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी तक विज्ञान के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई। खोज एवं अन्वेषण का महायुग, 15वीं सदी ईस्वी से 16वीं सदी ईस्वी के 200 वर्षों के काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। समुद्र विज्ञान के विकास में इस काल की निम्न प्रमुख उपलब्धियां रही हैं। कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज, वास्को द गामा का भारत आगमन, मैगेलन द्वारा ग्लोब की परिक्रमा, 1570 में आर्टोलियस द्वारा विश्व के मानचित्र का निर्माण, तटीय भू आकारी की सागरीय धाराओं के सैद्धांतिक आधार, सागरीय लहरों से संबंधित कार्य, 17वीं सदी ईस्वी से 19वीं सदी ईस्वी का काल। इस काल में समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों में निम्नलिखित उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण रही हैं। न्यूटन द्वारा जार की उत्पत्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन, एडवर्ड फोर्ब्स 1815 से 1854 ईस्वी द्वारा गहराई में रहने वाले सागरीय जीवों के प्रकारों, विशेषताओं एवं उनके वितरण का अध्ययन, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रजातियों के उद्भवन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन, सागरीय जीवों के वितरण एवं विभिन्न मंडलों की खोज तथा सागरीय जीवों का मानचित्र। चैलेंजर अभियान काल, 1830 से 1882 में निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए गए। थॉमसन द्वारा महासागरों की गहराई का मापन, सारगैसों, सागर तलीय उच्चावच, सागरीय जल के तापमान तथा सागरीय निक्षेप का अध्ययन, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति की संरचना तथा उत्पत्ति की व्याख्या, पेलेजिक निक्षेपों के वितरण की विश्व मानचित्र का निर्माण, जॉन मरे 1841 से 1914 द्वारा स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में अंतः सागरीय कटक की खोज, प्लैंकटन, सागर नितल के निक्षेप तथा कोरल रीफ की संरचना एवं उत्पत्ति का अध्ययन, एटाल की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन आदि का उल्लेखनीय कार्य किए गए। चैलेंजर उपरांत काल, चैलेंजर अभियान के बाद समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में निम्न योगदान महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर अगासिज द्वारा न्यू फाउंडलैंड तथा फ्लोरिडा के मध्य गल्फ स्ट्रीम का निर्धारण तथा उसकी उत्पत्ति, फिजी एवं मालदीव द्वीपों का अध्ययन, अगाध सागरीय भागों में जीवों का अध्ययन, एफ नानसेन द्वारा सर्वप्रथम उत्तरी ध्रुव की खोज, आर्कटिक सागर के वायुमंडल एवं सागरीय संचरण प्रतिरूप का अध्ययन, 20वीं सदी में समुद्र विज्ञान की प्रगति, आधुनिकतम जलपोतों, वेसल्स, उपकरणों तथा प्रयोगशालाओं से लैस एवं
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आपसी सहयोग के साथ आधुनिक समुद्र विज्ञान में शोध कार्य की 20वीं सदी के आगमन के साथ ही शुरुआत होती है। 20वीं सदी में समुद्र विज्ञान के विकास में निम्न प्रगति हुई। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का विकास, अंतर्विषयक उपागम का उपयोग, समुद्रों से संबंधित आंकड़ा समूहों को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों तथा विधियों का उपयोग, सागरीय जीवों, सागरीय अवसादों एवं निक्षेपों, सागरीय जल आदि के नमूनों के संकलन में समुचित उपयोगी प्रति चयनों सैम्पलिंग डिवाइसेस का विकास एवं उपयोग, महासागरीय नितल के उच्चावचों का निर्धारण, महासागरीय जल की लवणता, तापमान तथा घुली ऑक्सीजन का मापन, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी विधियों तथा उपयुक्त उपकरणों के उपयोग के साथ महासागरों का बृहद स्तरीय सर्वेक्षण, सरकारी एजेंसियों द्वारा आर्थिक सहायता, सागरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए सागरीय संस्थाओं एवं तथा संस्थानों की स्थापना, सागरीय शोधों के में अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं तथा बहुराष्ट्रीय संगठनों एवं सहयोग की शुरुआत, तकनीकी स्तर पर सर्वाधिक विकसित जलयानों, उपकरणों तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के साथ कई महासागर अभियान प्रारंभ किए गए हैं आदि। 21वीं सदी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में समुद्र विज्ञान का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि सागरों का आर्थिक एवं सामरिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः व्यवहारिक समुद्र विज्ञान की ओर लोगों का ध्यान अधिक आकृष्ट हो रहा है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं सागरीय परिस्थितिकी अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गई है। बहु अंतर्विषयक अध्ययनों, आधुनिक तकनीकों एवं प्राविधिकी के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 21वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। सागर तल में वृद्धि, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति तथा प्रचंडता में वृद्धि, प्रबल विरंजन की बढ़ती घटनाएं, एल नीनो पर घटना में वृद्धि, आर्कटिक सागर में हिम चादर का पिघलाव, सन 2004 में कातिल सुमात्रा सुनामी की भयावह घटना आदि ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने वर्तमान सदी में सामुद्रिक शोध को अत्यधिक सार्थक एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। वायुमंडल जलवायु विज्ञान, पृथ्वी के चारों तरफ फैले गैसीय आवरण वाले वायुमंडल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर मौसम एवं जलवायु में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। मौसम लघु समय, दिन, सप्ताह तथा महीना के संदर्भ में किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं यथा तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, दृश्यता के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक समय से दूसरे समय में अत्यंत परिवर्तनशील होता है। जलवायु लंबी अवधि कई वर्ष के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि यदि मौसम वायुमंडल को क्षणिक एवं अल्पकालिक दशा का बोध कराता है, तो जलवायु दीर्घकालिक औसत मौसम संबंधी दशा का ऋतु विज्ञान, मेट्रोलॉजी, निचले वायुमंडल की भौतिक दशाओं के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत वायुमंडल के तत्वों, फेनोमेना या घटनाओं एवं गतियों, मुख्य रूप से पवन संचार का इस उद्देश्य के साथ अध्ययन किया जाता है कि इन गतियों की व्याख्या की जा सके और मौसम का पूर्वानुमान भी किया जा सके। वायु विज्ञान, एयरोलॉजी, वायु विज्ञान ऋतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वायुमंडल की रासायनिक एवं भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसे एरोनॉमी भी कहते हैं। वास्तव में ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को वायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान की शाखाएं। जलवायु विज्ञान की निम्नलिखित 3 शाखाएं हैं। पहला, भौतिक या गतिक जलवायु विज्ञान। भौतिक या गतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा एवं ऊर्जा, वायु संचार तथा आर्द्रता के स्थानांतरण एवं आदान प्रदान में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नताओं के कारकों एवं कारणों की व्याख्या की जाती है। प्रादेशिक जलवायु के अंतर्गत विश्व जलवायु प्रकारों, उनके वितरण, प्रतिरूप तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। स्थानिक मापक या क्षेत्र के आधार पर 3 उपप्रकार हैं। सूक्ष्म स्तरीय जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट, मध्य स्तरीय जलवायु या स्थानीय जलवायु, बृहद स्तरीय जलवायु या भौगोलिक जलवायु। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले मौसम एवं जलवायु के कारकों एवं उनकी प्रक्रियाओं
मानव के क्रियाकलापों द्वारा मौसम एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों तथा उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं यथा भूमंडलीय तापवृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के निदान हेतु जलवायु के सिद्धांतों का उपयोग का अध्ययन करने वाले विज्ञान को व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान का विकास। जलवायु विज्ञान के क्रम विकास के इतिहास को निम्न कालों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन ग्रीस विचारकों ने भूमंडल को अक्षांश के आधार पर निम्न 3 प्रमुख तापमंडलों में विभाजित किया था। उष्णकटिबंधीय तापमंडल 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य, शीतोष्ण तापमान मंडल दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, शीत तापमंडल दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य। वैज्ञानिक विश्लेषण का काल। जलवायु विज्ञान का एक विज्ञान के रूप में 17वीं सदी में अभ्युदय हुआ। इस काल की निम्न उपलब्धियां रही। तापमान नापने के लिए गैलीलियो ने 1593 तथा सेंटोरे ने 1612 में थर्मामीटर का आविष्कार किया। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए टोरिसेली द्वारा 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार किया गया। वायुमंडलीय गैसों से संबंधित बॉयल द्वारा गैस नियम का प्रतिपादन। हैडली द्वारा 1755 में उष्णकटिबंधीय पवन संचार से संबंधित हैडनी कोशिका नाम से कोशिका मंडल का प्रतिपादन। सन 1641 में डॉक्टर क्रेस्ट द्वारा तापमान के मापन के लिए सेंटीग्रेड मापक का उपयोग। प्रादेशिक वर्णन का काल। 18वीं तथा एवं 19वीं सदी तक मौसम के तत्वों का प्रादेशिक एवं भूमंडलीय स्तर पर अध्ययन चलता रहा। मौसम मानचित्रों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ल्यूक होवार्ड द्वारा सर्वप्रथम सन 1803 में बादलों का वर्गीकरण किया गया। हम्बोल्ट ने सन 1817 में समपाप रेखाओं द्वारा तापमान के वितरण मानचित्र का निर्माण किया। ऑगस्ट द्वारा सन 1825 में साइकोमीटर नामक आर्द्रता मापी यंत्र का आविष्कार किया गया। H.W. डो द्वारा वायुमंडलीय तूफानों से संबंधित नियमों का प्रतिपादन। G.G.D. कोरियोलिस द्वारा सन 1844 में पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित विक्षेप बल डिफ्लेक्टिव फोर्स या विक्षेप प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया गया, जो आगे चलकर कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर कोरियोलिस बल के प्रभाव के आधार पर वायु की दिशा तथा वायुदाब संबंधी निम्न 2 नियमों का प्रतिपादन किया गया। फेरल का नियम, 22 बेलट का नियम। बरहॉस ने 1845 में प्रथम विश्व वर्षा मानचित्र तैयार किया। जर्मन वायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने सन 1900 में विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। साथ तथा लैम्फर्ट ने शीतोष्ण चक्रवातों की व्याख्या की। आगे चलकर शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित गतिक सिद्धांत, संवहनीय तरंग सिद्धांत, भंवर एडी सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या लहर सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया गया। 20वीं सदी में प्रमुख में जलवायु विज्ञान। इस काल की अग्रलिखित प्रमुख विशेषताएं मौसम एवं जलवायु के तत्वों एवं विचारों से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं की नियमित रूप से प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त तकनीकों में निरंतर सुधार एवं प्रगति, विश्व जलवायु के वर्गीकरण के लिए सघन प्रयास, जलवायु परिवर्तनों के प्रति चिंता तथा उससे निपटने के लिए निरंतर प्रयास, मौसम के पूर्वानुमानों की विधियों एवं उपागमों में निरंतर सुधार एवं प्रगति। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान पर अधिकाधिक ध्यान। भूमंडलीय पर्यावरण में परिवर्तन, तत्जनित जलवायु परिवर्तनों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में निरंतर वृद्धि, मुख्य रूप से स्थानीय, प्रादेशिक एवं भूमंडलीय स्तरों पर मानव जनित पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण तथा उनसे होने वाले संभावित जलवायु परिवर्तन के कारणों, खासकर ओजोन क्षरण एवं हरित गृह गैसों ग्रीनहाउस गैसेस के उत्सर्जन में वृद्धि तथा उनके वायुमंडल में बढ़ते सांद्रण कंसंट्रेशन पर गहरी चिंता तथा उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में निरंतर प्रयास। जैवमंडल भूगोल, बायोजियोग्राफी। पृथ्वी की सतह में चारों तरफ व्यास आवरण को जैवमंडल कहते हैं, जिसमें
जिसमें वनस्पतियों तथा जंतुओं को की सभी प्रजातियों बिना किसी रक्षक साधन के विकसित होती हैं। जैवमंडल के दो प्रमुख संगठक होते हैं, भौतिक संगठक पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव तथा भौतिक संगठक स्थल, मिट्टियाँ, जलवायु तथा ऊर्जा। जैवमंडल का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जैव भूगोल कहते हैं। जैव भूगोल की शाखाएं पादप भूगोल, प्लांट जियोग्राफी, जंतु भूगोल, जू जियोग्राफी, पौधों एवं जंतुओं के समुदायों के अध्ययन के उपागमों के आधार पर जैव भूगोल को निम्न 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है: पारिस्थितिकी जैव भूगोल, इकोलॉजिकल बायोग्राफी, ऐतिहासिक जैव भूगोल, संरक्षण जैव भूगोल, कंजर्वेशन बायोग्राफी। जैव भूगोल ऐतिहासिक विकास। जैव भूगोल के आधार पर प्रारंभ में आरंभिक प्रकृति वैज्ञानिकों अन्वेषक प्रकृति वैज्ञानिकों यथा हम्बोल्ट, एडवर्ड फोर्स, जोसेफ हुकर, लुई अगासिज, अल्फ्रेड वेलास, चार्ल्स डार्विन आदि के कार्यों पर निर्भर करता है। आर्मिक काल में जीवों के वितरण के विषमताओं एवं असंगतियों की व्याख्या के लिए स्पष्टीकरण। जीवों का उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन, एडेप्टेशन, प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। इन्हीं 2 संकल्पनाओं के आधार पर चार्ल्स डार्विन के प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। जैव भूगोल के विकास में निम्न विद्वानों के योगदान महत्वपूर्ण है। इनका संक्षिप्त उल्लेख अगली पंक्ति में दिया जा रहा है। जॉर्ज बफन 1761। उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के अधिकांश जंतुओं खासकर स्तनधारी में समानता पाई जाती है। पृथ्वी से विभिन्न जीवों का विलोपन हो जाता है तथा वे अदृश्य हो जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के कई उष्णकटिबंधीय जंतुओं में असमानता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण पहले इन दोनों महाद्वीपों का जुड़े रहना है। विभिन्न महाद्वीपों के वर्तमान जंतुओं को एक दूसरे से अलगाव महाप्रायद्वीपीय प्रवाह के कारण हुआ है। प्रजातियों में विविधता का सूत्रपात जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। भूगोल, जलवायु एवं प्रजातियों की प्रकृति सर्वदा स्थिर नहीं होती है, वरन गतिशील होती है तथा उनमें स्थानिक एवं कालिक स्पेटियल एंड टेम्पोरल परिवर्तन होते रहते हैं। महाद्वीप गतिशील होते हैं, अतः सागरों का महाद्वीपीय भागों पर विस्तार ट्रांसग्रेशन तथा निवर्तन रिग्रेशन होता रहता है, जिस कारण जलवायु एवं प्रजातियों में विभिन्नता हो जाती है। बफन का यह विचार बफन नियम, बफन्स लॉज के रूप में जाना जाता है आदि। जॉर्ज फोस्टर, इन्होंने भौगोलिक एवं जलवायु दशाओं द्वारा अलग अलग प्रदेशों के पौधों एवं जंतुओं के वितरण की व्याख्या के लिए बफन नियम का उपयोग किया। फोस्टर ने वनस्पति प्रवणता की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पादप प्रजातियों में कमी हो जाती है। फोस्टर ने सर्वप्रथम द्वीपीय जैव भूगोल का निर्धारण किया। चिम्बारेजो ज्वालामुखी पर्वत पर भूतल से शीर्ष तक पौधों के विभिन्न मंडल पाए जाते हैं, अर्थात किसी पर्वत के सहारे ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में परिवर्तन होता है। इस पर्वत के निचले भाग में उष्णकटिबंधीय पौधे, मध्य भाग में शीतोष्ण पौधे तथा शीर्ष पर आर्कटिक पौधे पाए जाते हैं। वनस्पतियों में ऊंचाई के साथ विभिन्नता को तुंगता पादप मंडल कहा जाता है, एल्टीट्यूड प्लांट जोन कहा जाना चाहिए। हम्बोल्ट ने पौधों के समूह को प्लांट असेंबलेज को पादप साहचर्य प्लांट एसोसिएशन नाम दिया है। हम्बोल्ट ने उपयुक्त 5 वर्षीय अपनी खोज यात्रा के दौरान अपने विचारों को 30 खंडों में सन 1850 में प्रकाशित पुस्तक में सम्मिलित किया है। अगस्टिन द कैंडोल, प्रसिद्ध वाचस्पति शास्त्री कैंडोल ने जैव भूगोल को निम्न योगदान दिया है। जलवायु तथा व जंतुओं की पादप विसरण के सक्रिय कारक के रूप में पहचान के अलावा कैंडोल ने पौधों के प्रसरण के अवरोध के रूप में स्थल अवरोध, पर्वत एवं रेगिस्तान, जलीय अवरोध, बृहद झील तथा सागर तथा स्थानीय पौधों द्वारा आयातित पौधों से प्रतिस्पर्धा का भी अब निर्धारण किया। कैंडोल ने सबसे पहले स्थानिक पादप
एंडेमिक प्लांट्स की संकल्पना का प्रतिपादन किया। किसी निर्दिष्ट जलवायु एवं पर्यावरणीय दशाओं वाले निर्दिष्ट क्षेत्र में उगने एवं विकसित होने वाले पौधों को स्थानिक पादप कहते हैं। कैंडोल ने विश्व में 20 वनस्पत प्रदेशों का निर्धारण किया, जिनमें से 18 स्थलीय महाद्वीपीय तथा 2 सागरीय रूप से द्वीपीय प्रदेश वनस्पति मंडल थे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के द्विध्रुवीय वितरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया, अर्थात दोनों गोलार्धों में पौधों के शीतोष्ण प्रदेश की कुछ प्रजातियों की उभयनिष्ठता, अर्थात कुछ प्रजातियां दोनों गोलार्धों के शीतोष्ण प्रदेशों में समरूप हैं। कैंडोल ने पौधों के वियुक्त वितरण, डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया, अर्थात एक दूसरे से अलग अलग क्षेत्रों के पौधों की असमान प्रजातियों का पाया जाना। चार्ल्स डार्विन 1859। ज्ञातव्य है कि डार्विन पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रजातियों के उद्भव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वरन ये पहले विज्ञानी थे जिन्होंने प्रजातियों के उद्भवन के निम्न प्रक्रमों एवं क्रियाविधियों का निर्धारण किया: प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, अनुकूलन, एडेप्टेशन तथा श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एडोल्फ इंगलर प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार विश्व मानचित्र प्रदेशों का सन 1879 में निर्धारण किया तथा उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित किया। इन्होंने विश्व में 4 विशिष्ट प्रमुख वनस्पतियों प्रदेशों का अब निर्धारण किया, जिनका नामकरण निम्न रूप में किया: उत्तरी बहिर्उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, प्राचीन उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश तथा प्राचीन महासागर प्रदेश। अल्फ्रेड रसेल वेलास ने फिलिप स्केलेटर 1858 के साथ मिलकर जंतुओं पर कार्य किया तथा जंतु भूगोल के क्षेत्र का संवर्धन किया। इन्होंने विश्व में निम्न 6 जंतु भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया तथा उन्हें विश्व मानचित्र पर दर्शाया: पूरा आर्कटिक जंतु प्रदेश, नूतन आर्कटिक प्रदेश, अफ्रीकी प्रदेश, प्राच्य प्रदेश और नवायनवर्ती प्रदेश, ऑस्ट्रेलियन प्रदेश। अल्फ्रेड रसेल वेलास को प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के उद्भवन की प्रक्रिया के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। वेलास की 2 पुस्तकों, द मलय आर्कीपेलागो, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड आइसलैंड लाइफ को जंतु भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब आएगा चैप्टर 2, सौरमंडल तथा पृथ्वी की उत्पत्ति। तो ये इस प्रकार से है, ये 8 पेज तक खत्म हुआ भौतिक भूगोल। ठीक है।